नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू गांव कैफे। गांव कनेक्शन के गांव कैफे में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। और अगर आपने आप आजू बाजू देखेंगे और पिछले कुछ दशकों में अगर आपने एक्सपीरियंस किया होगा तो हमारा पर्यावरण काफी हद तक बदल गया है। तो आज की जो हमारी गांव कैफे की इस एपिसोड में जो हम बात करेंगे वो हम यही बात करेंगे कि किस तरह से हमारा पर्यावरण बदला है, उससे किस तरह से आपदाएं जो हैं और बढ़ रही हैं और किस तरह से उस पे हम सबका असर उस पे पड़ रहा है। चाहे आप ग्रामीण भारत में रहते हो, चाहे आप शहरों में रहते हो, ये जो हमारा पर्यावरण बदल रहा है इसका असर हम सब पे पड़ रहा है। तो इसी विषय की चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं और ये विशेषज्ञ जो हैं ये जमीनी तौर पर भी जुड़े हुए हैं, फील्ड में जाके इन्होंने बहुत काम किया है। तो मैं गांव कैफे की इस एपिसोड में उनका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अंशु शर्मा। ये को फाउंडर हैं सीड्स इंडिया के। अंशु, आपका स्वागत है गांव कैफे में। मैं बता दूं कि सीड्स इंडिया जो है ये 1994 से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है जो कि डिजास्टर्स के ऊपर मेनली बहुत काम करते हैं देश भर में, और आई थिंक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी काफी आपदाओं पे काम करते हैं। इनके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं अविनाश मोहांती जो कि प्रोग्राम लीड हैं काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, CEEW, दिल्ली में हैं वो। CEEW जो है एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर हम पर्यावरण के बदलने की बात करें या क्लाइमेट चेंज की बात करें तो उन्होंने काफ़ी स्टडीज करी हैं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उनके पास में जो आज वो हम सबके साथ में साझा करेंगे। तो सबसे पहले अविनाश, अगर हम आपसे ही बात करें क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जब हम बात करते हैं पर्यावरण बदलने की या क्लाइमेट चेंज की तो कितना सीरियस ये विषय है अभी। थैंक यू निधि एंड हाय अंशु। ये जो पर्यावरण दिवस में आज हम बात कर रहे हैं या फिर जो क्लाइमेट चेंज की बात हम बहुत रेगुलरली करते हैं, क्लाइमेट चेंज आज के डेट में बहुत कैजुअली भी यूज किया जाता है। कहा जाता है कोई भी चीज हो वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो, लेकिन एक्चुअली में क्लाइमेट चेंज है क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। और क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए जितने भी आपदाएं हैं वो किस लिए हैं वो हमें समझना जरूरी है। बुनियादी दौर में अगर बुनियादी तरीके से अगर हम देखें तो हर एक जगह की एक क्लाइमेट होती है और एक माइक्रो क्लाइमेट होती है जो कि उस लोकलाइज वातावरण जो है वो कहाँ कब गर्मी होगा, कब सर्दी होगा, कब बारिश होगा। ऐसे भी होगा कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं पे बारिश हो रही होगी, कहीं धूप हो रहा होगा, उसको माइक्रो क्लाइमेट कहा जाता है। एंड इसके साथ ये जो सारे प्रोसेसेस हैं, ये प्रोसेसेस हमें क्या हो रहा है आज के डेट में बहुत ज्यादा डिसरप्टेड है। डिसरप्टेड का मतलब है कि सिस्टमेटिकली जितना चेंज होना चाहिए उससे काफी ज्यादा चेंज हो रहा है, और उसकी वजह से जितने आपदाएं, जो क्लाइमेट रिलेटेड आपदाएं हैं, बाढ़ हो गई या फिर साइक्लोन हो गया या फिर सूखी हो गई, ये सारों का इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी, मतलब इनका साल में कितनी बार बाढ़ पहले आती थी और अब आती हैं, इसका फ्रिक्वेंसी बढ़ गया है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑकरेंस जिसे हम कहते हैं। और उसके साथ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स जिनको वो अफेक्ट कर रही थी वो भी ज्यादा बढ़ गया है। अगर हम कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो रिसेंटली हमारी स्टडी ये कहती है 75% इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स एक्चुअली क्लाइमेट चेंज या फिर क्लाइमेट एक्सट्रीम्स के हॉटस्पॉट्स हैं। और ये जो हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब हर एक में से 4 में से एक डिस्ट्रिक्ट, हमारा 75% डिस्ट्रिक्ट इज अफेक्टेड। ये एक गंभीर समस्या है। और इसके साथ 40% ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बुनियादी दौर में फ्लड प्रोन थे, वो ड्राउट प्रोन हो रहे हैं, या फिर ड्राउट प्रोन थे फ्लड प्रोन हो रहे हैं। जहाँ पे बाढ़ आती थी वहां पे सूखी हो रही है, और सूखी होती थी तो वहां पे बाढ़ आ रही है। ये गंभीर समस्या है। अगर एक हमारे किसान भाई हैं जो एक बाढ़ एरिया में रहते हैं, वहां पे वो सोचते हैं कि इस साल बाढ़ आएगा, इसके वजह से मेरी क्रॉपिंग पैटर्न जो है, आई एम श्योर अंशु काफी काम करते हैं उस दिशाओं में, वो ज्यादा लाइट डाल पाएंगे, लेकिन वो बेसिकली प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हमारा मेरा क्रॉप जो है वो फ्लड रेजिस्टेंट है या फिर बाढ़ को संभाल सकता है, और वहां पे पानी ही नहीं होगा और वहां पे सूखी आ जाएगी, तो पूरा क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी पूरा चेंज हो जाएगा। और ये खाली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए नहीं है, बाकी सारे सेक्टर्स को भी अफेक्ट करेगा। एंड क्लाइमेट चेंज का सबसे जो बुरा चीज ये है
कि जो सबसे ज्यादा वनरेबल है या फिर जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है वो है हमारा रूरल इंडिया, जो कि सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से एक्सपोज्ड है। आगे हम चर्चा करेंगे कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो बढ़ गया है और इसका असर कैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे रूरल इंडिया एज वेल एज अर्बन इंडिया के ऊपर कैसे इम्पैक्ट करेगा। बट संक्षेप में अगर बोलना है तो पर्यावरण में जो चेंज, जो बदलाव हम लोग जो ह्यूमन बींग्स या फिर एंथ्रोपोसेंट्रिक ट्रिगर्ड जो पर्यावरण को हम इतना ऑल्टरनेट कर रहे हैं, इसके वजह से ये जो आपदाओं का फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है और क्लाइमेट एक्सट्रीम्स की जो इंटेंसिटी है वो डिजास्टर्स में चेंज हो रहे हैं, आपदा में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और इसके लिए हमें बहुत ही लोकलाइज तरीके से सोचना होगा और आगे हम चर्चा करेंगे कैसे इसको रोक भी पाएंगे। जी बिल्कुल, अविनाश ऐसे बोला है। और अगर हम देखें कि हमारे देश की 75-100 किलोमीटर कोस्ट लाइन है, हमारी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, और हर साल जो है हमारे यहाँ पे साइक्लोन्स आते हैं। अभी 2 साइक्लोन आए थे, एक वेस्टर्न कोस्ट में जब खत्म हुआ तो वहीं पे ईस्टर्न कोस्ट में आ गया। तो अंशु, आप हमें बताएंगे, 26 साल के ऊपर हो गया है आपकी संस्था जो है डिजास्टर्स पे, आपदा पे काम कर रही है, और वहीं पे जैसे अविनाश ने हमें बताया कि किस तरह से ये जो पर्यावरण बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसका असर जो है पूरे भारत पे पड़ रहा है, चाहे वो 75% डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें। आपके पिछले 26 साल के अनुभव में जो आपने आपदाओं को देखा है, किस तरह का आपने चेंज देखा है, जो आप कह सकते हैं कि पर्यावरण भी बदल रहा है, उससे हमारे डिजास्टर्स का जो नेचर है वो भी बदल रहा है, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं। जी निधि, जो अविनाश अभी बता रहे थे, अगर उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ये परिवर्तन पर्यावरण में, या जिसको जलवायु परिवर्तन बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। और एक उसमें मुद्दा ये आता है कि कई लोग ऐसा सोचेंगे ये इस टर्म को सुन के, क्लाइमेट चेंज को सुन के, कि भाई पहले ऐसा होता था और अब इस तरह का होने वाला है, उसमें कोई बदलाव है, कि थोड़ी गर्मी बढ़ने वाली है, तापमान ज़्यादा होगा, या बारिश बढ़ेगी या बारिश कम होगी। तो अगर बदलाव ऐसा हो जो हमको मालूम हो जाए कि ये बदल के क्या होने वाला है, तो हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। दिक्कतें आएंगी पर उसके समाधान निकाले जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ है इस परिवर्तन में, इस जलवायु परिवर्तन में, वो ये है कि इसमें उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ये एक एक तय तरीके से एक ढर्रे पर नहीं बदल रहा है, ये हर साल नए रूप में आता है। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल तापमान बढ़ेगा, कहीं बढ़ रहा है तो कभी उसी जगह घट रहा है, कहीं पानी बढ़ रहा है, बारिश ज़्यादा हो रही है तो उसी जगह अगले साल बारिश कम हो रही है, जिसको हम वेरिएबिलिटी बोलते हैं, या एक जिस तरीके से चीज़ चल रही थी उसमें उतार चढ़ाव, लगातार बदलाव है। जब इस तरह के बदलाव आते हैं तो उससे संबंधित दिक्कत ये आती है कि हम जिसको हम प्रिडिक्टेबिलिटी बोलते हैं, उसका आगे भविष्य में अनुमान लगाने की हमारी क्षमता खत्म हो गई। पहले हमको मालूम होता था कि भाई इन दिनों में इस तकलीफ के लिए हमें तैयार होना है। अब अचानक हमको पता नहीं कि होने क्या वाला है। बरसात के मौसम में हम कई बार ये भी होगा कि औसतन बरसात तो नॉर्मल हुई, लेकिन कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई क्योंकि कुछ दिन बहुत ज़्यादा पानी गिरा, कुछ दिन जब गिरना चाहिए था, जिसकी ज़रूरत थी खेती में और चीज़ों के लिए, वो गिरा नहीं। तो इस अनुमान ना लगा पाने की जो तकलीफ है, ये सबसे बड़ा बदलाव मुझे नज़र आता है पिछले 20-25 साल में जो देखने में आ रहा है। एक अगर उदाहरण मैं आपको दूं, वो ये भी होगा कि जो छोटे बड़े शहर हैं, शहरी जो इलाके हैं, उनमें आने वाली बाढ़ पहले नहीं होती थी। पहले बाढ़ का मायने होता था कि तस्वीरें आएंगी अखबार में, कहीं दूर दराज के इलाके में कुछ लोग दिखेंगे, बिहार में कहीं गांव में हो रही है, बिहार में, उड़ीसा में कहीं लोग, कुछ लोग अपनी छत पे, भूस की छत पे फंसे हुए होंगे, वहां बकरी भी होगी, पेड़ हो। तो ये एक बाढ़ का दृश्य, सामान्य दृश्य होता था। पिछले 15-20 साल से बाढ़ का दृश्य हो गया है कि गाड़ियां डूब रही हैं, छोटे बड़े शहरों में अचानक बाढ़ आ रही है। बाढ़ का एक नया दृश्य हो गया है केदारनाथ में, जो हमने देखा था, अब वो ग्लेशियर फटने की बात इतनी जल्दी जल्दी सुनाई देने लगी है हिमालय पर्वत क्षेत्र में। तो ये जो तब्दीलियां हैं, इनके कारण हमारी आपदा को, जो आपदा प्रबंधन बोलते हैं, उसके लिए चाहे
सरकार के तौर पर हो या हम जैसी समाज सेवी संस्थाएं हों या कोई परिवार अपने आप तैयारी करना चाहता हो, वो बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अब हमें पता नहीं किस चीज़ के लिए तैयार होना है। और इस दौरान एक और लगातार चलता हुआ चेंज, जबकि हम क्लाइमेट बोलते हैं उसको, एक सरल भाषा में माहौल भी कहा जा सकता है ना, तो ये जलवायु का माहौल है, पर बड़े सारे और माहौल बदल रहे हैं। आर्थिक माहौल बदल गया है, जिस तरह की स्टेबिलिटी कई दफ़ा हम पहले ढूंढ पाते थे वो अब नहीं है। नौजवान लोग किस तरह का काम ढूंढेंगे, वो भविष्य में, आज जो बच्चे स्कूल में हैं वो बड़े होकर कैसी नौकरियां करेंगे, किस तरह की डिग्री लेंगे, उसमें भी हम अनुमान लगाने की हमारी क्षमता कम हो गई है। जो हमारे राजनीतिक माहौल है वो भी बदल रहा है, उसमें भी बड़ी सारी दिक्कतें नज़र आ रही हैं। तो ये सब मिला जुला के जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत दिमाग में आती है आपके प्रश्न को लेकर के, वो यही आती है कि एक तरफ हम इस बात का जश्न मनाते हैं और मनाना चाहिए कि इस तरह के तूफानों में, बाढ़ में होने वाले जान के नुकसान को हम काफ़ी कम कर पाए हैं। देश में बहुत मेहनत हुई है, सरकारों ने करी है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की वार्निंग्स बहुत बेहतर हुई हैं, संस्थाओं ने काम किया है, कम्युनिकेशन बढ़ा है, हमको जानकारी मिल जाती है सेलफोन के माध्यम से, इंटरनेट से। पर जहाँ जान का नुकसान कम हुआ है वहाँ हमारे सामान का, घरों का, हमारे व्यावसायिक चीज़ों का, खेत खलिहानों का, इन चीज़ों का नुकसान बहुत बड़ा है। और क्योंकि जान का नुकसान कम होता है एक आपदा में, इसलिए वो बड़ी खबर नहीं बनती, इसलिए इस नुकसान के लिए मदद जुटाने में परिवारों को, समाज को, संस्थाओं को बहुत दिक्कत आती है। तो ये कुछ बड़ी मेजर बड़ी तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। निधि, नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल अंशु, की हम लोगों ने, क्योंकि 1999 सुपर साइक्लोन के बाद, एटलीस्ट जहां तक साइक्लोन की हम बात करें, चक्रवातों की बात करें, तो उसका फोरकास्टिंग काफी अच्छा हो गया है। हम बता सकते हैं कि कहाँ लैंडफॉल होगा, कब लैंडफॉल होगा, लोगों को इवैक्यूएट भी कर पा रहे हैं, जिससे हम जान तो बचा पा रहे हैं, बट जो बाकी का डिस्ट्रक्शन है, चाहे वो लोगों की आजीविका का हो, उनके घरों का हो, वो बहुत बड़ा है और उससे फोकस हट जाता है क्योंकि जान बच गई है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है अंशु। अगर अविनाश आप हमें थोड़ा बताएं, अगर हम फिर से, मैं चक्रवातों की ही बात कर रही हूँ, साइक्लोन की, क्योंकि ये वो मौसम है कि जब हमारे यहाँ साइक्लोन्स आते रहेंगे। और अब आपने जो अभी तक रिसर्च करी है, जो देखा है, क्या ये कहना सही है कि साइक्लोन्स जो हैं, चाहे वो हमारे अरब सागर में हो, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में हो, साइक्लोन्स जो हैं उनका नंबर भी बढ़ रहा है, और दूसरा उनकी जो इंटेंसिटी है, वो जिस तेजी और फोर्स से आते हैं, ये दोनों बढ़ रहे हैं क्या? और अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं ये? निधि, आपके सवाल को मैं 3 स्टेप्स में आंसर दूंगा। पहला चीज है कि अरेबियन ओशन या फिर अरब सागर जो कहते हैं, वहां पे साइक्लोन्स या फिर चक्रवात जो है वो काफी फ्रिक्वेंटली नहीं आता था। लास्ट 5 साल में ये देखा गया है, 5 में से 4 साल में कॉन्स्टेंटली हर एक साल एक चक्रवात आ रहा है। तो ये जो इसका चेंज इसी वजह से है कि हमारा जो ओशन का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ओशन और लैंड जो इन दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस का इंट्रैक्शन की वजह से जो चक्रवात का प्रोसेस है उसको साइक्लोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं, वो इंटेंसिफाई हो रहा है। क्योंकि हमारा नॉर्मली ओशंस का टेम्परेचर हमेशा कम रहता है, तो लैंड का टेम्परेचर ज्यादा होने पर वो जो सर्कुलर हीट फ्लो है वो लैंड में से ओशन तक जाता है, एंड जाने के बाद नॉर्मल डिप्रेशन होते थे। क्योंकि हमारे ओशंस के टेम्परेचर बढ़े हुए हैं अभी, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइक्लोजेनेसिस प्रोसेस भी इंटेंसिफाई हो रहे हैं। जो डिप्रेशन होते थे वो डिप्रेशन साइक्लोनिक स्टॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स एंड कैटेगरीज में चेंज हो रहे हैं। एक और ऑप्टिक्स में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो साइक्लोन्स हैं, ये साइक्लोन्स में ये देखा गया है कि साइक्लोन टॉक्टे हो या फिर साइक्लोन अम्फान हो या फिर साइक्लोन याश हो, ये सारे साइक्लोन्स जो हैं 8 से 12 घंटे के जो विंडो है उसके बीच काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गए। हमने नॉर्मली ये प्रेडिक्ट किया हुआ है, या फिर आईएमडी से प्रेडिक्शन आता है कि ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कैटेगरी में होगा। तो हमने जो एरियाज डिमार्केट किए हैं उनको तो इवैक्यूएट कर रहे हैं। आपने बहुत सही कहा कि 1999 साइक्लोन में 10,000 लोग मर गए थे। अभी लास्ट महीने जब 2 साइक्लोन 2 हफ्ते में आई तो सिर्फ डेथ टोल अराउंड 90 था, वो भी एक
हजार्ड एक्सीडेंट पोर्ट के अंदर हुआ उसके बीच में, उसके वजह से हुआ। नहीं तो अगर सिर्फ साइक्लोन की वजह से डेथ देखा जाए तो 10-12 के अंदर आंकड़े बताती है। तो हमने लाइफ्स तो बचानी शुरू कर दी है, लेकिन जैसे अंशु ने कहा कि लाइवलीहुड्स जो है, आजीविका जो है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घरों हैं, या फिर बाकी जो पावर सप्लाईज हैं, कोविड के टाइम में ये हो गया कि हमारे हॉस्पिटल्स में पावर ही नहीं रहे। तो ये बड़ा ही कठिन समस्या है। साइक्लोन तो 3 घंटे की, और दूसरा ऑप्टिक्स ये है कि साइक्लोन जो आ रही है आजकल, ये साइक्लोन सिर्फ स्टॉर्म के तरीके से नहीं आ रही है, साइक्लोन के साथ बाढ़ भी आ रही है, या फिर बाढ़ के साथ थंडरस्टॉर्म भी आ रहा है। बंगाल में अगर देखा जाए तो खाली बंगाल में नहीं, वेस्टर्न कोस्ट में भी ये हुआ कि साइक्लोन के साथ हेवी फ्लडिंग हो गई। बाढ़ आने की वजह से, सी लेवल राइज होने की वजह से काफी जो निचला हिस्सा है वो बाढ़ के अंदर चले गए, रोड कनेक्टिविटी लॉस हो गई, पावर कनेक्टिविटी नहीं थी, हॉस्पिटल्स में बाढ़ हो गई। सो ये जो इंटेंसिफिकेशन है ये कंपाउंडिंग इम्पैक्ट की ओर इशारा कर रही है कि सिर्फ बाढ़ होने पर हमारे पास पानी नहीं आता है। जैसे अंशु ने कहा कि चेन्नई फ्लड्स की अगर बात करें हम, तो चेन्नई फ्लड्स उस साल एवरेज रेनफॉल था चेन्नई में, लेकिन सिर्फ 3 दिन का हेवी रेनफॉल था जो कि बियॉन्ड एवरेज था, उसकी वजह से पूरी फ्लडिंग हो गई। बिल्कुल। और दूसरा चीज ये है कि हमारी जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, अर्बन हो या फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जैसे ब्रिजेस हो गए या फिर एम्बैंकमेंट्स हो गए, डैम्स हो गए, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं हमारे, ये फ्लड्स को या साइक्लोन्स को रेजिस्ट करने के लिए मतलब वो स्टैंडर्ड से ही बनाए नहीं गए हैं। जो स्टैंडर्ड है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड है। मतलब हम आज भी जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं हमारे, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा को झेल पाए उसके हिसाब से कर रहे हैं, जबकि हमारे जो चक्रवात हैं उसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है 200 किलोमीटर पर आवर की, राइट। तो ऑब्वियसली हमारे इलेक्ट्रिक पोल संभाल नहीं पाएंगे इतनी हाई स्टॉर्म्स को। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी हमें सोचना पड़ेगा। दूसरी चीज, अगर आप रूरल इंडिया की बात करें, रूरल इंडिया में जितने भी घर बनते हैं या वो कभी भी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं बनते। नॉर्मली जो, अगर मेरा घर है तो मैं ही खुद घर बनाता हूँ या फिर मैं अपने कुछ साथियों के साथ बनाता हूँ। तो उसमें एक चीज ये होता है कि हमारी स्टैंडर्ड्स और ऑब्वियसली क्लाइमेट रिस्क जो कहते हैं या फिर जलवायु परिवर्तन की जो इम्पैक्ट है उस एरिया के ऊपर, वो कभी हम कभी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हमें ही पता नहीं है कि साइक्लोन कितना इंटेंसिफाई होगा, कैसे घर बनाना है, क्या करना है। तो ये एक स्ट्रक्चरल बिहेवियरल चेंज हमें लाना होगा। अगर ये चेंज लाने के लिए सिर्फ ये नहीं है कि सरकार को ही सब कुछ करना होगा, इसमें हम सिटीजन्स का भी एक बड़ा रोल है। हम अगर समझा पाए और बता पाए कि आप जो घर बना रहे हो, अगर जापान में हर एक घर जो बनता है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होता है या अर्थक्वेक प्रूफ बन पाता है, वो चाहे कितना भी पिछला गांव क्यों ना हो जापान का, तो उस तरीके का बिहेवियरल चेंज हमें लाना पड़ेगा और ट्रेनिंग और स्किल सेट भी हमें बढ़ानी पड़ेगी। बिहार का एग्जाम्पल लूंगा। बिहार में जैसे कि निधि, बहुत सारे सरपंचों का ट्रेनिंग किया जा रहा है, एंड जितने भी मैंशंस हैं जो घर बनाते हैं, जो मैंशंस हैं घर बनाते हैं, बाकी सब चीजें रूरल लेवल में बनाते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी चल रही है, ताकि वो एटलीस्ट ये जो आपदा या फिर जो जलवायु परिवर्तन की इम्पैक्ट्स हैं उनको वो नजर में रख पाए। तो एक तो हो गया कि साइक्लोन्स या फिर बाढ़ या फिर चक्रवायु ये सब हो रहे हैं, बट इसके साथ दूसरा चीज ये है कि इनकी जो कंपाउंडिंग इम्पैक्ट्स वो हमें समझना होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक शायद हम ऐसे ही इवैक्यूएशन तो करते रहेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आजीविका लॉस जो है उसको हम बचा नहीं पाएंगे। अंशु, इसी से रिलेटेड जो है, अगर आप हमारे मतलब दर्शकों को थोड़ी जानकारी ये दे सकें, अगर हम साइक्लोन की ही बात करें, और जो हमेशा आप मुझे भी समझाते रहते हैं कि जब साइक्लोन आता है तो विंड्स से जो है उतना नुकसान नहीं होता है जितना शायद फ्लडिंग से होगा। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हों उनको आप समझाना चाहेंगे कि अगर हम एक चक्रवात को देखें, साइक्लोन को देखें, उसके आने से पहले, जब वो आए और उसके आने के बाद क्या कुछ चीजें हैं जो लोग ध्यान में रख सकते हैं अपने लेवल पे जब तक उनके पास कोई हेल्प ना पहुंचे?
निधि, इस पे आने से पहले अगर आप मुझे 1 मिनट बोलने दें, मुझे एक बड़ी चिंता हो गई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो चर्चा चल रही है उसमें एक दो बातें मैंने भी बोली, अविनाश ने भी बोली, और अचानक मुझे ये भी ध्यान आया कि पिछले चक्रवातों के मुकाबले हम इस बात को मान रहे हैं कि गए कुछ सालों में बहुत सुधार हुआ है, और हम उसको बड़े अच्छे से उसकी तारीफ कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, जो कि थपथपानी चाहिए जरूर। पर एक चीज चिंताजनक ये भी आती है इस पूरे वार्तालाप में, शायद हम ये भूल जाते हैं कि जिस जिस भयावह रूप की आपदाएं हम लोगों ने 20 साल पहले देखी थी, दरअसल एक मायने में भगवान की बड़ी कृपा रही है कि वो हमको पिछले कुछ सालों में नजर नहीं आया है। तो माहौल अच्छा है, परंतु 1999 के चक्रवात के साथ कंपैरिजन करना फेयर नहीं होगा, क्योंकि आजकल जो चक्रवात हमने पिछले 15-20 साल में देखे वो उसकी तुलना में बहुत छोटे चक्रवात थे। जो हम अगर स्केल पे नापते हैं, स्केल जो इंटरनेशनल स्केल है 1 से 5 तक का चलता है, वो चक्रवात उस पे हाईएस्ट स्केल का था, उसको सुपर साइक्लोन बोला गया था। चक्रवात स्केल 5 पर था, उसको मापा गया था। ये जो पिछले आए ये पहुंचा के उस स्केल पे 1 की मात्रा तक पहुंच पाते हैं। पर जो उम्पुन की बात करते हैं अंशु, वो भी तो सुपर साइक्लोन था, बट ऑफ कोर्स जब तक लैंडफॉल हुआ तब तक वो उसको सुपर साइक्लोन से नीचे आ गया था, बट था वो सुपर साइक्लोन कैटेगरी में, राइट? हाँ, वो उस तक पहुंचा, और हम मेट्रोलॉजिकल वे में बोल सकते हैं, पर जिस समय उसका प्रभाव जमीन पर हुआ वो 1999 के चक्रवात के मुताबिक बहुत हल्का चक्रवात था। और उसको मोटे तौर पर नापने के लिए अविनाश बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि चक्रवातों को विंड स्पीड में देखा जाता है। तो आप कह पाएंगे कि अभी हम 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में हैं, और तब हम 250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हमने हवाएं देखी थी। कई स्थानों पर जो मापक यंत्र होते हैं उसकी क्षमता के बाहर चला गया था, तो अनुमान है कि वो शायद कहीं कहीं 300 से ऊपर भी रही हो। जो मुद्दे की बात है कि और हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं इसलिए चक्रवात पर ज्यादा जोर देंगे, परंतु जब हम एक पक्का घर बनाने की तैयारी करते हैं, आने वाले समय में सुरक्षित रहने की बात करते हैं, तो उसके चैप्टर, जिंदगी में चैप्टर अलग नहीं होते ना। हम लोग तो अभी बोल सकते हैं सब क्लाइमेट का एक अलग विभाग है और एक उसमें लिखा जा रहा है, और चक्रवात अलग है और भूकंप अलग है, परंतु हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जिस स्तर का चक्रवात 1999 में आया था, जिस स्तर का भूकंप 2001 में गुजरात में आया था, जिस स्तर की सुनामी 2004 में तमिलनाडु अंडमान में आई थी, हमने पिछले लगभग 20 साल में ऐसी आपदाएं नहीं देखी। ये तो भगवान हमारे रास्ते छोटी आपदाएं भेज रहा है जिसमें इतनी तकलीफें हैं। जिस दिन वो बड़ी वाली दोबारा होगी, और सवाल ये नहीं है कि वो होगी या नहीं, वो होनी तो निश्चित है, सवाल ये है कि वो इस साल होगी या 2 साल में या 3 साल में होगी। औसतन जो रेकरेंस पीरियड बोलते हैं, कितने समय पे आते हैं ये चक्रवात या ये भूकंप, हम दरअसल उससे काफी आगे निकल चुके हैं। एक बड़ा भूकंप और एक उस स्तर का चक्रवात शायद आने पूरी तरह से ड्यू हैं। तो ये संदर्भ थोड़ा चिंता वाला मुझे लगा। तो रखते हुए अब मैं जो आपने बात बोली कि हाँ, मेरा हमेशा यही, जब भी मैं वार्तालाप करता हूँ कोई लोकल संस्थाओं से, लोगों से, परिवारों से जो इस तरह के तूफान के रास्ते में होते हैं, मेरा ये कहना होता है कि हालांकि चक्रवात बोलते ही जो दृश्य जहन में आता है वो एक हवाओं का, टूटे पेड़ों का, उड़ती हुई छतों का, ढहे हुए घरों का होता है, लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी चिंता है वो पानी को लेकर है। अगर आप बड़े चक्रवातों को देखें, जहां जहां जान का नुकसान हुआ है, ये जानें डूबने से जाती हैं, ये जानें हवा से नहीं जाती। बहुत कम उसमें से होते हैं लोग जो कोई उड़ती हुई चीज आके उनको लगी, या कोई हवा के कारण पेड़ गिरा, कि घर ढहा, कि बिजली का तार लगा, उससे जान जाती। ज्यादातर जानें डूबने से जाती हैं। और जैसा अविनाश बता रहे थे कि चक्रवात का जो भयावह रूप है, जो हवाएं कम होने के बाद, उसको जमीन से टकराने के बाद कई दिनों तक चलता है, वो बाढ़ का है। और ये बाढ़ 3 अलग अलग तरह से आती है। जो सबसे खतरनाक और भयावह होती है, जो हमने 1999 में बहुत बुरी तरह देखी थी, या 98 में हमने गुजरात में देखी थी कांडला के चक्रवात में,
उसमें दबाव कम होने के कारण समुद्र का पानी उठ करके जमीन के ऊपर आता है। और अगर ये चक्रवात आने का टाइम, जैसे कि अभी फिलहाल में हमने देखा, क्योंकि वो ऐसे दिन पर आया था कि जो ज्वार भाटा होता है, टाइड हमारी हाई टाइड थी, उसके ऊपर आया तो और नुकसान किया। अगर ये खारा पानी अंदर आता है उसमें बहुत, और वो तुरंत आता है, बहुत कम समय देता है, उस समय हवाएं भी चल रही होती हैं, तेज बारिश भी हो रही होती है, तो वो जान के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। जो दूसरी बाढ़ आती है वो नदियां, जो नदियों के मुहाने हैं, मुंह है, वहां से भी ये पानी अंदर आता है, ऊपर बारिश हो रही है तो वो नदियों में बहता हुआ पानी आता है, नदियों से बाढ़ होती है। और तीसरी जो हमने बड़े बड़े शहरों में पिछले कुछ सालों में देखा है, चेन्नई में देखा है, बॉम्बे में देखा है, श्रीनगर में देखा है कि अचानक बाढ़ आती है, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि उसके कारण वो बाढ़। तो ये जो है ना, ये दिमाग में एक तस्वीर होनी बड़ी जरूरी है कि जिस दिन खुदा ना खास्ता ये होगा तो क्या हो रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हवा होगी और थोड़ी देर में वो रुकेगी और मैं अपना सामान निकाल के उठ के कहीं एक सुरक्षित भवन में चला जाऊंगा। उसके आने के कई घंटे पहले से इतनी तेज बारिश शुरू हो जाएगी, पानी भरना शुरू हो जाएगा कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पास समय कम होता है, नुकसान हवा के बजाय पानी से ज्यादा होता है। और जिन क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं वहां इतने पक्के घर नहीं है, जो दिखने में पक्के लगते हैं वो भी, उनको हम अनइंजीनियर्ड बिल्डिंग्स बोलते हैं, कि उसमें किसी इंजीनियर या किसी वास्तुकार का हाथ नहीं रहा होता, वो मिस्त्री अपनी जानकारी से बनाता है। और मिस्त्री हमारे यहाँ बड़े अच्छे हैं, बहुत सालों से देख रहे हैं। लेकिन जो जिस परिवर्तन की बात अविनाश कर रहे थे, मैं कर रहा था, वो इतने बदलाव हैं मौसम में कि हमारे मिस्त्री भाई जो हैं शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे कि आने वाले सालों के लिए हमको कैसे भवन का निर्माण करना है। तो ये जो जो पक्की दिखने वाली भी बिल्डिंग्स हैं लेकिन कच्चे की तरह जो बिहेव करती हैं, जिनमें नुकसान हो जाता है, जिनकी हम जैसे परिवार इंश्योरेंस नहीं करते, हमारे पास उसका कोई बीमा नहीं होता, जिनकी ये इनहेरेंट उसके अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, इनको समझने की और उस समझ के मुताबिक जो बिहेवियर की बात अविनाश कर रहे थे कि अपने व्यवहार में उसको कैसे लाएं, इसको देखने की जरूरत है। ट्रेनिंग बड़ी मायने की चीजें हैं, लेकिन जो अपने मन से एक परिवार, एक इंडिविजुअल, एक इंसान अपना व्यवहार करेगा उस समय पर, हमको वहां तक जाना है। और उसमें मेरा ये मानना है कि गांव कनेक्शन का, आप लोगों का जो माध्यम है, मेरा इसमें ट्रेनिंग में मेरा बहुत विश्वास है। मैं ट्रेनिंग में बहुत शामिल भी रहता हूँ, देने में लेने में। लेकिन मेरा विश्वास है कि ये जो पकड़ है आपकी, ये जो पहुंच है आपकी, इससे वो एक एक इंसान की सोच में जो बदलाव होगा, हमारा जो फाइनल सोल्यूशन है, हमारे समाधान जो है वो वहां बैठे हुए हैं। निधि जी, बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट जानकारी हमें मिली है अंशु आपसे और अविनाश आपसे भी। आपने हमारे साथ जुड़े, अपना समय दिया, हमारे दर्शकों को समझाया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए और थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। यस, थैंक यू।